अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें मेन जो वेटेज होता है वो क्वेश्चंस का होता है कि हम किसी क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल करते हैं, किस तरह से उसको अटेम्प्ट करते हैं। तो इसी सीरीज में मैंने आपको बताया था लास्ट वाली क्लास में भी कि मैं रेगुलर आपके सामने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आता रहूंगा। एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर की तरफ से इस क्वेश्चनरी के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए हम बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दे रखा है वो दे रखा है टीएसपी में पी की मात्रा होती है। टीएसपी आप जानते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। एक होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट, एक होता है डबल सुपर फॉस्फेट और एक होता है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ये तीनों फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हैं। इसके लिए आपको बहुत सिंपल सा एक टेबल याद होना चाहिए, 3 तक 16 का, 16, 32 और 48। जब आप सिंगल की बात करोगे तो उसमें 16 हो जाएगा, डबल करेंगे तो इसको डबल कर दीजिए 32 और ट्रिपल करेंगे तो 48। तो आपको यहाँ पे पूछा है टीएसपी में पी की मात्रा कितनी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 48। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में फॉस्फोरस की जो मात्रा होती है वो होती है 48%। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है गेहूं की क्रांतिक अवस्था। गेहूं की क्रांतिक अवस्था कितनी होती है, अब कौन सी होती है सॉरी। तो देखिए नाम दे रखे हैं आपके सामने, सीआरआई, दुग्धावस्था, कल्ले बनते समय और सभी। ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि गेहूं की कुल सिंचाई कुल क्रांतिक अवस्थाएं कितनी होती है, 6। कितनी होती है, 6 होती है। कुल क्रांतिक अवस्थाएं कितनी होती है गेहूं की, 6। 6 में से आपको अगर एक ही पूछें कि सबसे इंपॉर्टेंट बताओ, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हमेशा आपको याद है वो कौन सी अवस्था है, सीआरआई। ये सीआरआई अवस्था कौन से दिन में आती है, 21वें दिन आती है, बुआई के 21वें दिन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था है गेहूं की। लेकिन चूंकि आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं पूछा है, आपको पूछा है गेहूं की क्रांतिक अवस्था, और आप जानते हो कितने होते हैं, 6। इस कारण से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा सभी, क्योंकि हम सभी अवस्थाओं की बात कर रहे हैं, हम किसी एक स्पेशल अवस्था की बात नहीं कर रहे हैं। तो गेहूं की क्रांतिक अवस्था कौन सी हो जाएगी, तो उसका आंसर हो जाएगा सीआरआई अवस्था, सारी अवस्थाएं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, राइजोबियम जेपोनिकम का उपयोग कहाँ किया जाता है। राइजोबियम स्पीशीज के बारे में आप जानते हो, जो लेग्यूम्स की जड़ों के अंदर पाया जाता है, गांठों के अंदर, और नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। उसकी अलग अलग स्पीशीज होती है, वो कौन सी किस में यूज करी है उसी आधार पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि राइजोबियम जेपोनिकम का उपयोग किस में करते हैं, मटर में, सोयाबीन में, या मूंग में और उड़द में। तो याद रखिएगा, राइजोबियम जेपोनिकम का उपयोग हम किस में करते हैं, सोयाबीन के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं, सोयाबीन के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोयाबीन। तो सोयाबीन का वानस्पतिक नाम आप जानते हो, उसे कहते हैं ग्लाइसिन मैक्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नाम दे रखा है आपको कि आपसे पूछा गया है कि शीशम का वानस्पतिक नाम क्या होता है। शीशम का वानस्पतिक नाम क्या होता है, शीशम का वानस्पतिक नाम। तो देखिए शीशम का वानस्पतिक नाम के ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं आपको शीशम के वानस्पतिक नाम के, प्रोसोपिस, डेलबर्जिया, एकेशिया और सभी। तो देखिए अगर आपसे पूछें कि शीशम का वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो शीशम का जो वानस्पतिक नाम होता है, विकल्पों के आधार पर बात करें तो प्रोसोपिस नाम तो होता है खेजड़ी का, अकेशिया जो नाम होता है वो होता है बबूल का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा डेलबर्जिया स्पीशीज। शीशम का वानस्पतिक नाम होता है डेलबर्जिया स्पीशीज। नेक्स्ट देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है वापस आपके सामने कि आपको ये बताना है सीएसएच किसकी किस्म है। सीएसएच किसकी किस्म है, सीएसएच किसकी किस्म है। अगर आपसे ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछें, याद रखिएगा इसी सीएसएच का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कोऑर्डिनेटेड सोरगम हाइब्रिडाइजेशन। तो नाम से ही पता लग रहा है इसमें सोरगम क्रॉप आ रही है, तो सोरगम का जो इसमें आंसर है वो है जवार। तो सोरगम कोऑर्डिनेटेड सोरगम हाइब्रिडाइजेशन, चाहे नंबर कोई सा भी दे रखा हो, ये किसकी किस्म हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा जवार की किस्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, गन्ने का उत्पत्ति स्थल। गन्ने का जो उत्पत्ति स्थल है वो कहाँ होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। गन्ने का उत्पत्ति स्थल तो आप जानते हैं भारत, भारत में है, तो इस क्वेश्चन का तो बताने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल, आप सबको पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, भारत।
गन्ने का वानस्पतिक नाम होता है सेकेरम ऑफिसिनेरम। तो सेकेरम ऑफिसिनेरम का अगर आपसे उत्पत्ति स्थल पूछ लें तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट देखिएगा, भार की दृष्टि से सबसे अधिक होने वाला वायु क्षरण कौन सा है? सबसे अधिक वायु क्षरण जो भार की दृष्टि से होता है वो होता है उच्चलन। लगभग 75% के आसपास जो क्षरण होता है वायु वाला भार की दृष्टि से वो कौन सा होता है? उच्चलन होता है। तो ये आप याद रखिएगा। फिर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृदा में उपस्थित जल को क्या कहा जाता है? विकल्प दे रखे हैं, होलार्ड, केसार्ड, एकार्ड या कोई नहीं। तो याद रखिएगा, मृदा में जितना भी जल आता है उसको कहा जाता है होलार्ड। मृदा में जितना भी कण आता है, जितना भी होता है, उससे कहा जाता है होलार्ड। उसे क्या कहा जाता है? होलार्ड। याद रखिएगा। अब होलार्ड के अंदर दो चीजें आती है, एक आता है चेसार्ड, एक आता है एकार्ड। चेसार्ड जो होता है वो होता है मृदा के द्वारा अवशोषित जल। मृदा जिस जल को अवशोषित कर लेती है उसको कहा जाता है चेसार्ड। और जिस जल को मृदा या जिसको जो जड़ें होती है वो एब्जॉर्ब या अवशोषण नहीं कर पाती है उसे कहा जाता है एकार्ड। तो एकार्ड जल अवशोषित नहीं होता है, चेसार्ड जल अवशोषित हो जाता है। और इन दोनों जल को मिला के अगर आपसे एग्जैक्ट पूछे, जो पूछा गया है मृदा में उपस्थित जल को क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा होलार्ड। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा ज्ञात करने के लिए ऑर्गेनिक कार्बन को किससे गुणा किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शब्द आपने कभी सुना होगा, उसको बोलते हैं वेमेशियन फैक्टर, वेमेशियन कारक। उस वेमेशियन कारक की जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट होती है 1.724। तो कभी भी आपको ऑर्गेनिक मैटर निकालना है तो ऑर्गेनिक कार्बन को आपको इस संख्या से गुणा करना पड़ेगा 1.724। तो याद रखिएगा, ऑर्गेनिक मैटर को फाइंड आउट करना है तो ऑर्गेनिक कार्बन को हम 1.724 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे कहा जाता है बेमेलियन कारक। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक इंपॉर्टेंट शब्द आता है अनुसंधान संस्थान के हिसाब से, वो पूछा गया है आपसे इस क्वेश्चन के अंदर। एनआरसीडब्ल्यूएस का हेडक्वार्टर कहाँ है? एनआरसीडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन वीड साइंस। खरपतवार विज्ञान के ऊपर जो अनुसंधान होते हैं वो कहाँ पे होता है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर है जबलपुर। जबलपुर के अंदर एनआरसीडब्ल्यूएस का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय स्थित है जबलपुर के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, मृदा विहीन खेती किसे कहा जाता है? क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, मृदा विहीन खेती। मृदा विहीन खेती को क्या कहा जाता है? विकल्प दे रखे हैं, पेडोलॉजी, हाइड्रोपोनिक्स, पेडोटर्बेशन और दूसरा लास्ट दे रखा है सभी। तो देखिए, पेडोलॉजी तो आप जानते हैं, पेडोलॉजी का अंतर होता है मृदा निर्माण का अध्ययन, ये आपको पता है, तो ये तो बेसिक शब्द है, मृदा निर्माण का अध्ययन। पेडोटर्बेशन जो होता है, पेडोटर्बेशन का मतलब होता है मृदा को मिश्रित करना, मृदा को मिश्रित करना। अब देखिए, अब जो बचा वो आंसर होगा इसका, मृदा विहीन खेती को हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो अगर आपसे कभी पूछे हाइड्रोपोनिक्स का क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब है मृदा विहीन खेती। पेडोलॉजी का मतलब होता है मृदा निर्माण का अध्ययन और पेडोटर्बेशन का मतलब होता है मृदा को मिश्रित करना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, वो क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, कास्टिक सोडा की उपस्थिति में फलों को हटाना क्या कहलाता है? देखिए विकल्प देखिएगा, ब्लांचिंग और लाइव पीलिंग, दोनों में छिलके को हटाया जाता है। ब्लांचिंग में हम क्या करते हैं, पहले गर्म पानी से धोया और तुरंत उसको ठंडे पानी में डाल देते हैं, उससे उसका छिलका सॉफ्ट होकर हटता है, उसको बोलते हैं ब्लांचिंग। लेकिन दूसरा वर्ड दे रखा है लाइव पीलिंग। लाइव पीलिंग एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। लाइव पीलिंग का मतलब होता है, लाइव पीलिंग में हम किसका उपयोग करेंगे फलों का छिलका हटाने के लिए? तो उसका आंसर है कास्टिक सोडा NaOH का। तो इस कारण से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा कास्टिक सोडा की उपस्थिति में फलों के छिलके को हटाने को किस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर है लाई पिलिंग। प्रिजर्वेशन आप जानते हैं, फलों को सड़ने से बचाना। प्रिजर्वेशन जिसके साथ में आपने कभी कैनिंग का नाम सुना हो, डिब्बाबंदी, जिसके जनक कहा जाता है निकोलस एपर्ट को। नेक्स्ट देखिएगा, यदि बीज का शुद्धता प्रतिशत आपको दे रखा है, शुद्धता प्रतिशत आपको दे रखा 80% और अंकुरण प्रतिशतता दे रखी है
50%, तो उसका वास्तविक मान क्या होगा? वास्तविक मान का मतलब होता है रियल वैल्यू। रियल वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए, रियल वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है आरवी का, वो होता है शुद्धता प्रतिशत और अंकुरण प्रतिशत को गुणा करके नीचे उसमें 100 का भाग देते हैं। तो जो ऊपर का मान दे रखा है वो 80 इंटू 50 अपॉन करेंगे इसको 100। तो देखिए आपके सामने इसका आंसर सामने क्लियर है। इसका आंसर हो जाएगा 40। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40। वास्तविक मान बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तविक मान में दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, शुद्धता प्रतिशत की और आपको आवश्यकता पड़ती है अंकुरण प्रतिशत की। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपको बता रखा है मैंने, फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा किसका नाम होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा खजूर का वानस्पतिक नाम होता है फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अम्लीय मृदा की। जब हम बात करते हैं कि अम्लीय मृदा के बनने का प्रमुख कारण क्या है, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन करा हुआ है एक कारण बताना जो प्रमुख है। विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, मूल चट्टान की प्रवृत्ति, तापमान, जलवायु या सभी। तो देखिए अम्लीय मृदा बनेगी किससे? मृदा का निर्माण किससे होता है? चट्टानों से होता है। अगर उस चट्टान की नेचर ही अम्लीय है तो जो मृदा बनेगी वो भी कैसी बनेगी? अम्लीय बनेगी। इस कारण से अम्लीय मृदा बनने का जो प्रमुख कारण है वो प्रमुख कारण है मूल चट्टान की प्रवृत्ति। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कनक प्रभा किसकी किस्म है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, कनक प्रभा किसकी किस्म है? कनक प्रभा किस्म की बात करें, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कपास, आलू, तंबाकू और सोयाबीन। तो याद रखिएगा कनक प्रभा जो किस्म है वो कनक प्रभा किस्म है तंबाकू की। किसकी किस्म है? टोबैको तंबाकू की। तंबाकू का वानस्पतिक नाम होता है निकोशियाना टेबेकम। निकोशियाना टेबेकम। कपास का नाम होता है गोसिपियम स्पीशीज। आलू का वानस्पतिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। और सोयाबीन का तो आप लोग जानते ही हैं, सोयाबीन का वानस्पतिक नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स। इस तरह से आपको वानस्पतिक नाम भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वायु शरण का रूप कौन सा नहीं है? अगर आपसे प्रश्न पूछे कि वायु शरण का कौन सा रूप इन चारों में से नहीं है, विकल्प दे रखे हैं आपको, उच्छलन, निलंबन, परत या सतह निर्माण। तो याद रखिएगा वायु शरण के तीन ही रूप होते हैं, उच्छलन होता है, निलंबन होता है, सतह निर्माण होता है। और उसी तरह से जल शरण के रूप पूछे तो वो चार होते हैं, आप जानते हैं। उन चार के अंदर आता है परत निर्माण। ठीक है, इस कारण से अगर आपसे ऐसा पूछे कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा परत शरण। परत शरण के ऊपर जल शरण में क्वेश्चन बनता है कि खेत की उपजाऊ मिट्टी का सबसे अधिक नुकसान किस शरण से होता है? जल शरण से। तो उसका आंसर हो जाएगा परत शरण। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कवक फंगस का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर आपसे ऐसा पूछे कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवक का अध्ययन क्या कहलाएगा? विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, इकोलॉजी या सभी। तो इकोलॉजी हम जानते हैं, इकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? पारिस्थितिकी, जिसको बोलते हैं वातावरण का अध्ययन मनुष्य के साथ। माइकोलॉजी और वायरोलॉजी में से अगर देखें तो वायरोलॉजी से नाम से पता लगता है, वायरोलॉजी में हम अध्ययन करेंगे वायरस का। अब आंसर आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि कवक का अध्ययन जो होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा माइकोलॉजी। किसको बोलते हैं? कवक का अध्ययन करना क्या कहलाता है बच्चों? माइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने कहा था आपको इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन बनते हैं। इंस्टीट्यूट का एक और क्वेश्चन दे रखा है, CRRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? CRRI का मतलब होता है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका आंसर जो है वो है कटक। कटक कहाँ पे आता है? कटक आता है उड़ीसा के अंदर। तो याद रखिएगा, ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है IRRI का। ये है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये दे रखा सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल का हेडक्वार्टर आपने बताया कटक उड़ीसा में। IRRI का है फिलीपींस मनीला। याद रखिएगा, फिलीपींस, फिलीपींस मनीला में IRRI का है। और CRRI का जो आपसे पूछा गया वो उड़ीसा में है। उड़ीसा में एक जगह है, उस जगह को बोलते हैं कटक। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आपको? तो देखिए, रेगुलर आपके सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज रेगुलर आती रहेगी। उसके लिए आप इस ABC एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आगे वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि इस साल के डेट CUT के क्रैश कोर्स हमारे आरंभ हो चुके हैं।
तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आप तुरंत संस्थान पर संपर्क कर सकते हैं। ये बैच हमारा ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप तुरंत उदयपुर संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस सहयोग आशा के साथ कि आपका सहयोग हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद।